नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्योंकि प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे, ये हमको भरोसा है और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी संपूर्ण किताब के अंतर वाले प्रश्न। यानी कह सकते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरे बायोलॉजी के पूरे अंतर वाले प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में आते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी संपूर्ण किताब के अंतर वाले प्रश्न टॉप 10, जो कि 10 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न रहेंगे, जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमने कई सारे सेटों में देखा और आपको सेट का एनालाइज भी करवाया, जिसमें आपको बताया जा सकता है कि इसमें बहुत सारे सेट में अंतर वाले प्रश्न बहुत अच्छे खासे नंबर के आते थे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी भूमिका निभाए हैं। तो आज हम आपके लिए महामैराथन लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा कह सकते हैं कि इसमें अंतर वाले प्रश्न पूरी बुक से कराया जाएगा। ठीक है, तो समय न व्यतीत करते हुए अपनी कमर कस लीजिए और अपने आप को कह सकते हैं बेल्ट में टाइट कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं है। अब देखिए, दिसंबर माह आधा बीत चुका है। अब हमारे पास 15 दिन मान लीजिए इसमें दिसंबर में है और 15 दिन दिसंबर में है, 2 महीने जनवरी फरवरी है। तो फरवरी में किसी भी महीने किसी भी दिन शुरू हो सकता है। तो आपको पता है हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसी को देखते हुए आप कमर कस लीजिए और अच्छे प्रश्न को करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जो हम कराते हैं उसको भी याद करना शुरू कर दीजिए। तो आइए देखते हैं अंतर वाले प्रश्न। महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर। देखिए कुछ थोड़ा डिफरेंट है, बस इसमें कोश है, इसमें कोश है, इसमें पोष है। इसमें पोष है और इसमें कोश है। बस बच्चे यही अंतर नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं भ्रूण कोश और भ्रूण कोश क्या होते हैं। तो पहले आप लिखेंगे भ्रूण कोश, इधर लिखेंगे हम भ्रूण कोश। कुछ अगर इस प्रकार आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनर जो होगा वो आपको देखेगा और अच्छे से नंबर देने की बहुत जरूरत करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। किससे बनता है, तो यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है, परंतु यह त्रिसंलयन से बनता है। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है, परंतु इसमें त्रिसंलयन से बनता है। तो त्रिसंलयन में कितने यन होते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर देखिए क्या कह रहा है, यह त्रिसंलयन से बनता है, भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश केंद्रक से बनता है। तो ये भ्रूण कोश होता है, ये कहाँ से बनता है, ये केंद्रक से बनता है, परंतु ये कहाँ से बनता है, गुरु बीजाणु से बनता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है, यह मादा युग्मक को आश्रय देता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो मादा युग्मक होता है वो मादा युग्मक को आश्रय, मतलब कह सकते हैं कि रहने के लिए आश्रय देता है। मतलब कि घर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मादा युग्मक होती है कहाँ रहती है, भ्रूण कोश में ही रहती है, जिसके कारण उसमें क्या हो सकता है, परिपक्व अवस्था जा सकती है। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पहले इधर देख लीजिए 2 नंबर, यह भ्रूण को विकास व अंकुरण के समय पोषण देता है। जो भ्रूण कोश होता है वो मादा युग्मक को आश्रय देता है, परंतु जो भ्रूण कोश होता है वो जब हम बीज अंकुरण होने लगेगा, या कह सकते हैं जब बीज का मतलब विकसित होने लगेगा, जैसे कि अंकुरण फूटने लगेगा या कह सकते हैं कि बीज विकसित होने लगेगा, तो उसको यह भ्रूण कोश क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। एक समय देखिए, यहाँ देखिए कोश मतलब क्या होता है, खजाने, घर। उसी प्रकार कोश मतलब मादा युग्मक का आशय, और पोष मतलब क्या होता है, पोष से पोष होता है, पोष से पोषण होता है। तो आप इस प्रकार भी से याद कर सकते हैं कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास और उसके कह सकते हैं कि अंकुरण के समय यह क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। 3 नंबर में क्या कह रहा है, यह अगुणित होता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें कोई गुण नहीं, मतलब कि यह गुणित होता है
द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, ये होता है ना। तो उसी प्रकार इसमें अगुणित, यह कैसे होता है, यह अगुणित होता है जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, और यह त्रिगुणित होता है जिसको हम कह सकते हैं, त्रिगुणित को भी हमने क्या कहा था कि इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, त्रिगुणित को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रभावी और अप्रभावी कारक में अंतर समझाइए। कह सकते हैं कि यह मेंडल जी के प्रभाविता और अप्रभाविता से लिया गया है, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी कारक को बताना है। तो एक तरफ लिखेंगे आप प्रभावी कारक और एक तरफ लिखेंगे अप्रभावी कारक। तो नंबर 1 में क्या कह रहा है, यह किसी भी स्थिति में अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, मतलब कैसी भी स्थिति हो, कह सकते हैं कि मतलब कि वो कैसी भी स्थिति हो, चाहे स्वतंत्र हो, पृथक्करण हो, स्वतंत्र अभिवन हो, या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी स्थिति हो, यह अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, ठीक है, प्रदर्शित करेगा। परंतु यह प्रभावी कारक हो की स्थिति में ही स्वयं को प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात यह प्रभावी कारक की स्थिति में स्वयं को प्रदर्शित नहीं करता है। यानी जब प्रभावी कारक निखर कर आएंगे F1 पीढ़ी में, तो यह अपने आप को क्या करेगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है, अर्थात कह सकते हैं यह F1 पीढ़ी में भी प्रकट होता है, या F2 पीढ़ी में भी प्रकट होता है, परंतु ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं। कह सकते हैं कि ये कुछ पीढ़ियों में दिखाई देते हैं, परंतु कुछ पीढ़ियों में दिखाई नहीं देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अप्रभावी कारक कहते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो तीसरा नंबर कह रहा है ये एक पूर्ण एंजाइम, यहाँ देखिए क्या लिखा है, पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं, मतलब कि जो पूर्ण रूप से एंजाइम बनता है उसके लिए कोडित होते हैं, परंतु यह एक अपूर्ण एंजाइम के लिए क्रोडित होते हैं। यह जो हमारा प्रभावी कारक होता है ये पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होता है, परंतु जो अप्रभावी कारक है यह अपूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होता है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे की ओर बढ़ा जाए। अरे बच्चों अब हम आप देखिए लेकर आए हैं क्या, अभी तक तुमने 2 प्रश्न कर लिए अंतर वाले। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। तो आइए देखते हैं स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, और इसमें महत्वपूर्ण जो अंतर होता है वह हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर में, 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं स्वपरागण किसे कहते हैं, फिर देखते हैं परपरागण किसे कहते हैं, और हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं, यह एक ही पौधों के पुष्पों के बीच होता है। मान लीजिए यह कोई एक पौधा है, ठीक है, इसमें कोई पुष्प खिला है, ठीक है, इसमें क्या खुला है, खिला है, पुष्प खिला है, पुष्प बोले तो फूल खिला है। तो यह एक ही पौधे, मान लीजिए ये क्या है, एक पौधा है, एक पौधा है ना, एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है, मतलब इस पुष्प से इस पुष्प के बीच हो जाता है स्वपरागण, या इस पुष्प के बीच इस पुष्प से, या इस पुष्प से इस पुष्प के बीच हो जाता है। परंतु जो परपरागण होता है यह एक ही जाति के 2 पौधों के पुष्पों के बीच होता है। मान लीजिए ये एक पौधा है, ये अलग है, हाँ, और ये दूसरा पौधा है, ये अलग है। तो ये एक पौधे में एक फूल से बीच ना, मतलब ये वाला जो था एक ही पौधे के अंतर्गत उसमें मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग फूलों से हो जाता था, मतलब कि जैसे एक पेड़ है उसमें कई सारे पुष्प खिले रहते थे, तो उसके बीच पर स्वपरागण हो जाता था। परंतु यहाँ इसके पेड़ भी अलग हैं और इसके फूल भी अलग हैं, परंतु इनकी जो जाति है एक है। जैसे गुलाब की जाति हो गई, कमल की जाति हो गई, गेंदा की जाति हो गई। तो यह गुलाब का एक परागकण निखर कर गुलाब के ही वृक्ष पर दूसरे पुष्प पर जाता है, तो इसे कहते हैं परपरागण। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्वपरागण देखिए फिर से, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। यानी कह सकते हैं कि जो स्वपरागण होता है उसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों होता है, यानी नर भी रहना चाहिए और मादा भी रहना चाहिए, यानी दोनों लिंगी होना आवश्यक है। परंतु इसमें क्या कह रहा है परपरागण में, इसके लिए
पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। उसमें मतलब कह सकते हैं जो पर परागण होता है उसमें द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। अगर एक लिंगी है कह सकते हैं तो मादा मादा है या पुरुष नर नर है तो उससे भी काम चल जाएगा। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसमें परागण कम खर्चे होते हैं। जो स्वपरागण होता है तो इसमें क्योंकि उसी जाति का पौधा है उसी वही पौधा है उसी पुष्प के बीच हो जा रहा है उसी डाली में, तो इसमें खर्च कम आएंगे। परंतु जैसे ही इसमें पर परागण में क्या कराएंगे, परागण कराएंगे तो इसमें परागण अधिक खर्च होते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए ये दो वृक्ष अलग अलग हैं परंतु हैं तो मारकर ही ना, एक जाति के हुए ना, एक जाति के हुए परंतु अलग अलग हैं। तो जब इनके बीच हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। परंतु जब यही पौधा रहेगा, अगर इसी में हम यही पौधे के बीच अलग अलग अगर हम इसी में कराएंगे तो इसमें खर्च नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है इसमें। चौथा नंबर क्या कह रहा है स्वपरागण में कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कह सकते हैं जैसे कि हो गया जल हो गया, वायु हो गई, हवा हो गया जिसको हवा ही बोलते हैं, जल वायु हो गया, कीट पतंग हो गया जैसे मधुमक्खी हो गई आदि की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। परंतु इसमें होती है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें जल की भी आवश्यकता होती है, वायु की भी आवश्यकता होती है और कीट पतंग की भी आवश्यकता होती है। किसमें, पर परागण में। परंतु यही स्वपरागण में न तो कीट पतंग की आवश्यकता होती है, न तो स्वपरागण, न तो कह सकते हैं कि जल की आवश्यकता होती है, ना तो वायु की आवश्यकता होती है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको स्वपरागण और पर परागण समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे चले। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रायः केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कई सारे सेटों में पूछा गया है। आप कह रहे होंगे सर बायोलॉजी केमिस्ट्री, तो हाँ प्यारे बच्चों ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है या केमिस्ट्री के भी कई सारे सेटों में पूछा जाता है। जैसे कि वो लास्ट चैप्टर है ना अणु, चैप्टर नंबर 14 है ना केमिस्ट्री में अणु, उसी चैप्टर से फंसता है। तो डीएनए व आरएनए में क्या कह रहा है, अंतर बताइए। तो आइए देखते हैं डीएनए क्या होता है, इसका अंतर देखते हैं और आरएनए का भी अंतर देखते हैं। तो डीएनए एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसे कि आपको पता है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यानी कह सकते हैं कि इससे इसके लक्षण दूसरी पीढ़ी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, परंतु जो आरएनए होता है या एक क्या होता है, या विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, ना कि ये जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, परंतु ये विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए के माध्यम से ही पता चल जाता है कि होने वाली संतान किसकी है। डीएनए के माध्यम से उसके माता पिता का, मुजरिम का, कह सकते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है डीएनए का ही, क्योंकि मुजरिम को पकड़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक, देखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, परंतु इसमें क्या पाई जाती है, इसमें सिर्फ राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, परंतु आरएनए में सिर्फ राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिर्फ राइबोस शर्करा, और इसमें डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है। तीसरे नंबर क्या कह रहा है, तो कह रहा है इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है, परंतु इसमें कौन सा क्षार होता है, तो इसमें यूरेसिल क्षार होता है। यानी कह सकते हैं एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें होता है एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन ना होकर इसमें होता है यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्या कह रहा है, यह केंद्रक में पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं जो डीएनए होता है वह केंद्रक में उपस्थित होता है, परंतु जो आरएनए होता है वह कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। यानी कह सकते हैं कि यह कुछ
इस प्रकार होता है, यानी कह सकते हैं सर्कुलाकार ऐसे होता है, लिपटा हुआ रहता है। परंतु इसकी जो रचना होती है, इसकी रचना सिंगल यानी कह सकते हैं कि सिर्फ एक कुंडलित होती है, एक कुंडलित होती है, यानी कह सकते हैं लपटी हुई नहीं रहती है। इसे ही कहते हैं डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण अंतर। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भेजना नहीं भूलिएगा।